स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब वो जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो एक्स वाई और जेड और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट की फॉर्म में होंगी। और उन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद उसको ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे कि भाई कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइज़ है। ठीक है, जैसे उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लिए थे, लाइक चाहे इंडस्ट्री का कोई भी एग्जांपल हो, चाहे वो मशीनरी एग्जांपल हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या उस पर डिपेंड करती हैं, लाइक मैन, मशीन, मटेरियल। तो ये सारे उसके क्या हो सकते हैं, बेसिकली उसके कंस्ट्रेंट हो सकते हैं जिन पर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि क्या क्या हमारे उसके नीड्स हैं। जैसे हमारा क्या होना चाहिए, जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो सप्लाई है वो हमारी कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, यानी कि फिक्स्ड एक सप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है, बिकॉज अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट सप्लाई रिसोर्सेज हो जाएगी तो हम उसको बता नहीं पाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर वैल्यू पर वो मैक्सिमाइज़ करेगी या कौन से पर्टिकुलर वैल्यू पर मिनिमाइज़ करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो बोल दूं कि आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल की सप्लाई कभी रुकेगी ही नहीं, तो आप बता ही नहीं पाओगे भाई इन्वेंट्री कॉस्ट क्या पड़ रही है, क्योंकि आप जब पता चलेगा आपको कि रॉ मटेरियल कम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे आपको प्रोडक्शन कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्शन कब रोकना है, कब हमारा क्या करना है, इंटरमिटेंट ऑपरेशन करने हैं, कब क्या करना है। ठीक है, तो एक सप्लाई होनी चाहिए रेगुलर, चाहे इनफाइनाइट सप्लाई किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मशीन है, चाहे वो मनी है, चाहे वो मटीरियल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, चाहे वो हमारा प्रॉफिट है, चाहे वो हमारा कोई लॉस है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था, स्क्रीन शेयर हो रही सबको? हाँ, अभी स्क्रीन वैसे भी मैंने भी स्क्रीन के लिए जस्ट, हाँ एक बार रिफ्रेश करो सभी। आवाज़ कम क्यों आती है यार? आवाज़ तो बिल्कुल, मैंने माइक बिल्कुल रखा हुआ है फेस के आगे। अब ठीक है? ठीक है, थोड़ा लाउड बोलना है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है, ठीक। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमने डिस्कस यहाँ तक कर लिया था कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसकी जो नीड्स हैं वो पढ़ लिए थे कि जैसे हमारा कोई वेल डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए और उस पर जो कंस्ट्रेंट हैं, जो डिपेंडेंट है वो फिक्स होने चाहिए। जो रिसोर्सेज है उनका जो हमारा सप्लाई है वो हमारा कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सप्लाई कंटिन्यूस है या फिर इनफाइनाइट सप्लाई है। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और प्रॉब्लम किस तरह के होंगे, देखो, प्रोडक्शन अलोकेशन प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, यानी कि एक प्रोडक्शन यूनिट है तो ये वाली चीज़ आपको पूछ लेंगे कि भाई इस यूनिट पर कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले हम बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन अलोकेशन प्रॉब्लम होगा। एक डाइट प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम में क्या होगा, देखो क्या बोला है, ए पर्सन वांट टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डाइट विच फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट। इसने क्या है, कोई क्वेश्चन दे दिया है कि भाई एक किसी भी पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन की कोई डेली रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3 तरह के फूड हैं, फूड 1, फूड 2, फूड 3 एंड फूड 4। और हर फूड में कुछ प्रोटीन है, कुछ फैट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है, और उनकी कुछ कॉस्ट है, यानी कि 45 कॉस्ट है पूरे फूड 1 की, जिसमें 3 प्रोटीन का अमाउंट है, 2 फैट का अमाउंट है, 6 कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट है, और उसके बाद 45 उसकी कॉस्ट आ रही है। तो सिमिलरली 40 है सेकंड टाइप फूड की, एंड 85 थर्ड की, एंड 65 फिफ्थ की, फोर्थ की। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को। और उसके बाद क्या पूछा है उसने, द यील्ड पर यूनिट ऑफ दीज फूड्स आर गिवन इन द टेबल, और उनकी जो वैल्यू दे रखी है। और उसने पूछा क्या है, देखो, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मॉडल फॉर द प्रॉब्लम, यानी कि सिंपली क्या है, इक्वेशंस बनानी है। अगर देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इक्वेशन बनानी है। अगर आपको गेट का क्वेश्चन आता है या फिर आपको जैसे लास्ट ईयर का एमसीक्यू पेपर उठाएं, तो उसमें क्वेश्चन कैसे आया था, उसमें प्रॉब्लम डायरेक्ट ये प्रॉब्लम देने के बाद उसने बोला था कि भाई इसका ऑप्टिमाइज रिजल्ट भी निकालो, यानी कि आपको इक्वेशन बना के सोल्व करनी थी। और एक पर्टिकुलर ए बी सी डी करके ऑप्शन था। ऑप्शन ए में आंसर दे रखा था कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू ये है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है,
तो हर चीज़ के मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आपको आंसर टिक करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अगर पेपर के अंदर नॉर्मली इक्वेशन के साथ साथ आपका ये बोलेगा कि ऑप्टिमाइज रिजल्ट निकालो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके तब उसको आंसर को टिक करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि भाई आप इसको गूगल पे फाइंड करोगे, बिकॉज टेबल आएगी, टेबल को आप ना तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो पहले ही मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ना एटलीस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करनी है हर क्वेश्चन की, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा मुझे बताओ इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करेंगे हम, फिर मैं बताऊंगा इक्वेशन को सॉल्व करना ग्राफिकल मेथड से। बोलो इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, कोई भी बच्चा बताइए। इस डाइट प्रॉब्लम की इक्वेशन फॉर्मुलेट करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 6z। अब कॉस्ट है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला हुआ है, द चॉइस ऑफ द मेड यील्ड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दीज एंड, यानी कि इससे इतनी तो ये कॉस्ट होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी। फूड आइटम है तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये और इससे ज़्यादा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 45। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4x प्लस 2y प्लस 4z ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 एंड 8 7 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 85, ठीक है। और z जो ऑप्टिमाइज फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा। जो ऑप्टिमाइज फंक्शन जो हमें ऑप्टिमाइज निकालना है, चाहे वो कॉस्ट है, तो क्या आएगा उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट। z क्या आएगा बेटा, 800x प्लस 200y प्लस 700z, ठीक है। ये इस पे x y z की क्या आएगी, प्रोटीन का उतना अमाउंट, y का प्रोटीन का और z का कार्बोहाइड्रेट का। तो हम वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पर जो वैल्यू z की क्या होगी, मिनिमम होगी कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आपको कोई 3 इक्वेशन दे दें तो ग्राफिकली सॉल्व करने आती हैं, पहले ये बताओ मुझे। कैसे सॉल्व करोगे? देखो अब मैं आपको कैसे, देखो कुछ रूल्स बता देता हूँ कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, 3 एग्जांपल लेता हूँ, 3 इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन में नंबर 1, मान लो मैंने इक्वेशन ली 2x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या है, आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द LPP, आफ्टर द फॉर्मुलेशन, ठीक है। फॉर्मुलेशन ये कब होगा, जब आप इक्वेशन बना लोगे और उसके बाद आपको रिजल्ट ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द LPP प्रॉब्लम या LPP मॉडल, ठीक है। तो आपने पहली इक्वेशन मान लेते हैं ये आई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आई है 2x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारी 2 इक्वेशन है, ठीक है। और एक इक्वेशन है आपकी z की, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन। ये मान लेते हैं प्रॉफिट है ZP। ये है आपका 4x प्लस 9y, ये है हमारा z, ठीक है। और इसको क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट है तो यानी कि क्या है, मैक्सिमाइज निकालनी है, मैक्सिमाइजेशन निकालना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ग्राफिकली लीनियर प्रोग्रामिंग में, अब वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप्स देखते जाओ, यही आप स्टेप फॉलो करोगे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने में। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के सिंबल होते हैं, इनटू द इक्वेशन, इनटू द इक्वेशंस, ठीक है। कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू द इक्वेशन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे हम किस पे, ग्राफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 2x प्लस 4y। अब इसको साइन को हम क्या लेंगे, सिंपली इक्वेशन लेंगे, हम बोलेंगे सिंपली इज इक्वल टू 10। अब इस सिंबल का क्या यूज़ है, सिग्निफिकेंस क्या है वो बताऊंगा अभी, पहले हम देखो इसको
सिंपली इक्वेशन 1 ली, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, जो नॉर्मली अगर इक्वेशन है हमारे पास तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, ये वही बच्चों वाली चीज़ है, हम 10th में जो हमने करी थी, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़। हाँ 10th में की थी और आपने शायद 8th में भी की होगी। ये x है, ये y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y कितना आएगा, बोलो। ठीक है, 10/4। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो इससे डिविजिबल हो। तो क्या ले लो यहाँ पे, इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये नहीं, 4 से डिविजिबल क्या होगा, 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो y कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। और मैं अगर y की वैल्यू 0 लूँगा तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 सॉल्व होगी। स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन 1, फिर इसके बाद इक्वेशन 2 लो। इक्वेशन 2 क्या है, इसको 16 कर दिया है, तो मैंने, आप भी इसको 16 कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, इसको 16 कर दिया है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2, 2x + 6y ≤ 14। तो इसको सिंपली इक्वेशन लेंगे, 2x + 6y = 14 है, ठीक है। अब दोबारा से इसको सोल्व करते हैं, x एंड y। x का 0 लेंगे तो y कितना होगा, इसको वो वैल्यू लो जो यहाँ पे डिविजिबल हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। x का अगर 0 लेते हैं तो ये 12 ले लेते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं, x नहीं 1 नहीं, कोशिश से रखेंगे 0 और उसका ही, ठीक है। उससे थोड़ी सी ना एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है पॉइंट की, क्योंकि जब अगर आप 1 लोगे तो जब आप z निकालोगे ना तो आपको ज़्यादा गुणा भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अगर वो पॉइंट होंगे ना जो 0 के और एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ होंगे, तो आपको एक चीज़ तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी, नहीं तो आपको गुणा x का भी करना पड़ेगा, y का भी करना पड़ेगा। मान लो आपका पॉइंट निकल के आता है 8 और 0 मैक्सिमाइज पॉइंट, तो आपको 0 को गुणा तो करते ही, तो आधी इक्वेशन तो वैसे 0 है, 8 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन बचाने के लिए हम वो कोऑर्डिनेट लेते हैं जो 0 के साथ रहे, समझ आया। आप चाहो तो 1 2 भी ले लो, बट न्यूमेरिकल और आपको जो गुणा करने का है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, उसका लेबर बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये इसीलिए आराम आराम से बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को ही कराऊंगा, उसके बाद खुद जब आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन सेम प्रोसीजर से फॉलो होंगे, ठीक है। चलें आगे। तो कोशिश यही करनी है, पॉइंट तो लेने हैं 0 वाले ही, 0 और x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और 0, ठीक है। तो x की 0 है तो y कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। एंड y का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब करते हैं ग्राफ प्लॉट। क्लियर है, बोलो। ठीक है, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस पे पॉइंट लिख देते हैं, मान लेते हैं ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैसे आप डिफाइन करने कितने पॉइंट लिखने, एक्स का मैक्सिमम पॉइंट देखो कौन सा है इसमें, ये 8 है, यहाँ पे 6, यानी कि 8 9 तक काम चल जाएगा। वाई का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये 0 2 0 4, तो 4, बस 4 तक काम चल जाएगा हमारा, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं प्लॉट। कर्व नंबर 1, 2x + 6y, ये 2x + 4y, इसका क्या है पॉइंट, x की 0, तो x हमेशा आपको पता है x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, पता है ये सारी चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे x 0 होगा, मान लो x 0 एंड y 4, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 0 एंड 4, और नाम दे दो इसको पॉइंट नंबर A। क्लियर है,
समझ आ रहा है डिनोट कैसे? बिल्कुल ऐसे ही डिनोट करना है। अगर ऑफलाइन पेपर होता है या फिर अगर कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, रीड भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो सारे पॉइंट आपको एज इट इज़ मिलेंगे। ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटो है कि जब जैसे आप हीरा एंड गुप्ता खोलोगे तो तुम्हें ग्राफ रीड करना आना चाहिए कि उसने ग्राफ बनाया कैसे है। बेशक एमसीक्यू पेपर होगा, बट प्रैक्टिस आपको ऑफलाइन क्वेश्चन की तरह ही करनी है, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन वैसा आ गया तो सोल्व करने के लिए ग्राफ साइड में बना के देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है आप गूगल पर ढूंढने लग जाओ कि क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ज़रूरी नहीं है वो हीरा एंड गुप्ता का ही क्वेश्चन आए, कहीं का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई रेडी रहना है, तैयारी करनी है ढंग से, ठीक है। 0 and 4। नेक्स्ट इज 0 and 8। एक्स का वैल्यू 8 एंड वाई का वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे एक्स का 8 है, वाई 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 and 0। इसको देते हैं पॉइंट नंबर बी और इनको मिला देते हैं, ठीक है। इनको कैसे मिला देंगे आप, लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पे लिख देंगे इक्वेशन का नाम, ये है इक्वेशन नंबर 1, जिसको क्या लिखेंगे 2x + 4y, और ये ग्रेटर देन है। यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल भी लगाएंगे हम, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू 16। क्लियर है? ये चीज़ सही है, समझ आया सबको? ठीक है। सेकंड की कैसी प्लॉट करेंगे हम, ये है 0 and 2। x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, यानी कि ये पॉइंट x का 0 एंड y का 2, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड इज x का 6 एंड y का 0, x का 6 एंड y का 0, यानी कि ये दोनों पॉइंट, इनको ऐड ज्वाइन कर दो। कुछ इस तरह से, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब ये इक्वेशन इस पे लिख दो। इक्वेशन नंबर क्या है, 2x + 6y <= 12। यहाँ आपका तो यहाँ तो ग्राफिकल ग्राफ बना दिया है आपने। फिर इसके बाद निकालते हैं कि कौन सा रीजन, कैसे आप फाइंड करोगे कि भाई शेडेड रीजन कौन सा है। तो याद रखना, जब <= का सिंबल हो, ठीक है, इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। शेडेड पोर्शन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड लेस देन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब ठीक है, देखो अगर ये साइन है, यानी कि जो इस लाइन के नीचे वाला जो, अरे अब भी कम आ रही है क्या? बिल्कुल मुंह पे लगाया हुआ है मैंने माइक, पता है आपको? हेलो, अब ठीक है बेटा? आपके देखो 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी तरफ से इशू है, आप दोबारा रिज्वाइन कर लो क्लास को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है, अगर ये वाला सिंबल है, ये ध्यान रखना है, तो आपको अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा शेडेड रीजन। अगर ये सिंबल है <= तो टूवर्ड द ओरिजिन होगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, <= इक्वेशन नंबर 1 का ये है, यानी कि क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये वाला पोर्शन, यानी कि ये ओरिजिन तो ये है, ये वाला पॉइंट है, दैट इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन कौन सा है, ये वाला शेडेड पोर्शन। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ये पीछे वाला। दूसरी वाली कर्व क्या कह रही है, 2x + 6y दैट इज टुवर्ड द ओरिजिन बिकॉज <= है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये टुवर्ड द ओरिजिन शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो मुझे क्या ये बताओ कि क्या इस प्रॉब्लम में क्या मैं वो पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ जहाँ पर z की वैल्यू मैक्सिमाइज हो, यानी कि कोई कॉमन रीजन आ रहा है, दोनों कर्व में कोई कॉमन रीजन है? कुछ बताओ, बोलो। कुछ कर्व में कोई शेडेड पोर्शन ऐसा आ रहा है जो कॉमन है दोनों इक्वेशन में? अरे यस और नो आवाज़ तो कोई तो बच्चा बोले, या फिर नहीं आया समझ में मैंने क्या किया है, बोलो। बोलो बेटा। बेटा आवाज़ आ रही है सबको? फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कहाँ आ रहा है कॉमन, ये देखो ना, इसका डाउनवर्ड जाएगा, इसमें अगर कर्व ऊपर जाएगी तो इसका ऊपर जाएगा, अपोजिट है, दोनों शेडेड रीजन अपोजिट हैं, तो कॉमन तो रीजन आएगा ही नहीं। तो यानी कि आप बोल ही नहीं सकते कि इसका जो सॉल्यूशन है वो फीजिबल है, ठीक है।
तो ठीक है, तो इसमें जैसे आंसर कैसा आएगा, आपको ऑप्शन में देगा, मान लो z की वैल्यू दे देगा 340, ये दे देगा 7320, बी सी बोल देगा नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। या अदरवाइज और कैसे ऑप्शन दे सकता है, और बोल देगा कि फीजिबल सॉल्यूशन, नॉन फीजिबल सॉल्यूशन, या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या फिर अनबाउंडेड रीजन, तो अनबाउंडेड रीजन आ जाएगा, या फिर अनबाउंडेड रीजन नहीं होगा तो नॉन फीजिबल आ जाएगा। आवाज़ कट रही है, ठीक है। यानी कि क्या है, अगर आप जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे ना ग्राफ को, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई फीजिबल है कि नहीं सी है। तो इसीलिए मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया है नॉन फीजिबल का। अगर इक्वेशन बनाने के बाद कोई भी कर्व, कोई भी शेडेड पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे उस क्वेश्चन का हम जो सॉल्यूशन है वो फाइंड नहीं कर सकते। ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, अनबाउंडेड या फिर नॉट फीजिबल सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि इस प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये वो बिजनेस है जहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है वो कंट्रोल ही नहीं होगा। समझ आया, समझ आया क्वेश्चन कैसे किया है। फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पर जो पोर्शन होगा वो ये वाला कॉमन आएगा। अब जैसे एक जब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लूँगा ना, उसमें आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, फिर उसमें निकालोगे कि इस पूरे शेडेड रीजन के अंदर कौन सा पॉइंट वो है जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है z का, ठीक है। तो इवन गेट तक में भी सेम ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। 2 इक्वेशन देते हैं, क्योंकि हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा इक्वेशन नहीं आती, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। वैसे ही YMCA का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें भी 2 इक्वेशन वाले ही क्वेश्चन आए थे। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, जैसे रीज़न क्या है, अनबाउंडेड रीज़न है, फिजिबल सॉल्यूशन है, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है। और एक क्वेश्चन इसमें आया था कि बाउंडेड रीजन था, और उसमें पूछा हुआ था कि कैलकुलेट द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको पता करना है पॉइंट कौन सा है। तो फिर पहले कोऑर्डिनेट निकालोगे हर पॉइंट के। जैसे इस पॉइंट का आपको पता है 0.4 है, इसका 0.2 है, 0 और 2 है, इसका 6 और आपका 0 है, इसका है 8 और 0। तो आप इन सभी पॉइंट को पुट करके देखोगे z में, तो कौन से पॉइंट पर z का मैक्सिमम वैल्यू है, और बता दोगे इस पॉइंट पर z का मैक्सिमम वैल्यू है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है तो आंसर में वो लगा दोगे, अगर z की वैल्यू पूछी है तो उस पॉइंट पर जितनी वैल्यू आई है वो लगा दोगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आया मैंने क्या बोला है, बोलो बोलो बेटा, ठीक है। तो एक जो 1 टाइप का समझ आया वो क्वेश्चन, हालांकि मैं 3 टाइप के और कराऊंगा। ये नॉन फिजिबल था, एक फिजिबल कराऊंगा और एक कराऊंगा कि जिसमें 2 रीजन आ रहे हैं, बट आपको स्पेसिफाई कैसे करना है, कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है मिनिमम है। क्लियर है। इसीलिए एक लेक्चर, इसी थोड़ा टाइम लेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा टाइम लेती है, 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे इसमें, ठीक है। ख़त्म करें यहाँ पे, कोई डाउट है किसी को, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है भैया, ठीक है। स्क्रीन से अब मैं वो कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना।